हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का जो है क्लास टेंथ का मैथ है, ठीक है। तो इसमें जो है हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्या होता है कि जैसे दो फंक्शन रहेंगे, जैसे एक्स और वाई, या फिर कुछ भी मतलब हो सकता है एम एन। मतलब आपको दो ऐसे इक्वेशन दी जाएंगी जिसमें से आपका जो होगा ऐसे देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स प्लस टू वाई हो गया फिर बराबर वन, फिर ऐसे टू एक्स प्लस वाई बराबर टू। ऐसे देखिए, अब इसमें दो इक्वेशन हो गए, मान लीजिए ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। तो इसमें क्या होगा कि आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का और वाई का जो है मान निकालना होगा। तो यही इस चैप्टर में जो है हम पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, चैप्टर का नाम तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ मतलब कुछ पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, हम यह भी जानते हैं कि दो सरल रेखाएं यल और यम। मान लीजिए कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई बराबर जीरो, और यहाँ पर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर जीरो। मान लीजिए कि ये हमारा जो है यल है और ये हमारा यल, दो रेखाएं हैं, ठीक है, दो सरल रेखाएं हैं। तो इसमें से एक यल है एक यम है। तो ये रेखाएं क्या हो सकती हैं, एक दूसरे को सिर्फ एक ही बिंदु पर काटती हैं। यानी अगर इन दो रेखाओं को सॉल्व करोगे तो इनका जो है ये केवल एक दूसरे को ही काटेंगी। मतलब और अगला पॉइंट है, एक दूसरे को नहीं काटती, अर्थात वे समपाती है, समांतर है। यानी अगर दो रेखाएं हैं या तो ऐसे जा सकती हैं, या फिर समांतर हैं, या फिर समपाती हैं, मतलब एक के ऊपर एक जा सकती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगला पॉइंट है कि देखिए, ये तो हो गया मतलब रेखाओं के बारे में कि ये रेखाएं कैसे कैसे हो सकती हैं। अब अगर आपको जैसे फेयर में लिखना है कि सब्जेक्ट में, मतलब मेन पॉइंट, तो आपको इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। तो देखिए इसमें क्या होगा, देखिए जब रेखाएं यल और यम एक दूसरे को काटती हैं तो समीकरण एक और समीकरण दो के निकाय का हल अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल माने क्या होता है, देखिए, जैसे अद्वितीय हल होता है कि मतलब केवल एक हल, जैसे x बराबर वन और y बराबर टू। यानी इसमें से x और y का कोई भी मान अब नहीं निकलेगा। यानी रेखाएं केवल एक दूसरे को एक ही जगह पर कट कर रही हैं, तो इसका मतलब उनका जो है केवल एक हल होगा। ओके। और दूसरा पॉइंट है हमारा, देखिए दूसरा पॉइंट है हमारा, जब रेखाएं यल और यम समांतर हो तो समीकरण समीकरण एक और दो का कोई हल नहीं होगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है, जब रेखाएं यल और यम समपाती हो तो सरल समीकरण एक और समीकरण दो को के हल अनंत या अनेक होंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम फिर से समझते हैं। देखिए, देखिए जैसे अगर दो रेखाएं हैं, मान लीजिए ये है यल और ये एक है और एक यम है। देखिए, ये दोनों रेखाएं सीधे मतलब समांतर हैं, अगर देखोगे तो एक दूसरे को मतलब कहीं कट नहीं करेंगी, सीधी ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। तो ये रेखाएं क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है, क्या है, समांतर है। और क्या कह रहा है कि जब रेखाएं यल और यम समपाती हैं, ठीक है, ये पॉइंट। तो उसमें क्या होगा कि जैसे ये रेखा हो गई यल और इसी के ऊपर क्या होगी, रेखा यम, ठीक है, इसी के ऊपर, तो इसी के ऊपर रेखा यम होगी। ओके। तो इनको क्या कहते हैं, संपाती। तो x का मान जो होगा वही, और y का मान जो होगा, हमेशा ऐसा आएगा कि दोनों जो है एक ही, एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है। एक रेखा अगर ऐसे है तो उसके ऊपर से दूसरी रेखा होगी, यानी दूसरी रेखा पहली रेखा को ढक लेगी, ठीक है। तो ये हो गया समांतर, संपाती, और एक ये ऊपर था, क्या था, वो था अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय हल। ये वहां पर रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं, मतलब किसी भी एंगल पर कट कर सकती हैं। तो ये हो गई है, ये हो गई है। तो अब आगे देखिए, इसमें कुछ मतलब इंपॉर्टेंट टिप्स लिखे गए हैं, तो उसको देखिए। हम्म समझिए, माना कोई रेखा जैसे ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, पहली रेखा, और दूसरी ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दो सरल रेखाएं हैं। तो इसमें क्या होगा कि पहला कंडीशन कब फॉलो होगा, जब ए वन बटे ए टू डज नॉट इक्वल टू ए वन बी वन बटे बी टू। यानी देख रहे हैं इसमें दोनों बराबर नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि निकाय का हल अद्वितीय, अद्वितीय माने केवल एक। तो उस कंडीशन में ये जो है संगत रेखाएं होंगी। और दूसरी कंडीशन है कि ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू।
नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, इसमें देख रहे हैं इक्वल टू नहीं, तो नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। तो इसमें क्या होगा, निकाय का कोई हल नहीं होगा, अर्थात असंगत होंगे। जब निकाय का कोई हल नहीं होगा इसका मतलब रेखा क्या होगी, समांतर। जैसे देखिए अगर दो रेखाएं हैं सीधी निकल जा रही हैं तो इसका मतलब एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं तो इसका मतलब है इनका कोई हल नहीं होगा। और तीसरी पॉइंट है कि ए वन इस बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। इसमें देख रहे हैं तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और ये क्या होगी, संगत होगी, ठीक है, संगत रेखा कही जाएगी। और इसमें क्या होगा कि अनेक हल मतलब समझिए, जैसे देखिए अनेक हल मतलब जैसे x का मान अगर 2 है और y का मान 3 है तो अगला x का मान 4 होगा और y का मान 6 होगा, ऐसे, ठीक है। उनका अगर रेशियो निकालेंगे आप, जितना मान x का मतलब x का चाहे जितना मान निकालेंगे, y के चाहे जितना मान निकालेंगे, अगर इन दो ऐसे रेशियो जब निकालेंगे तो हमेशा उनका जो है मान बराबर ही आएगा, ठीक है, वो एक दूसरे के बराबर ही रहेंगे। तो अब ये तो कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। एक सेकंड, हम्म, आप इसको आसानी से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम और एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय के बारे में जांच कीजिए कि उसका एक अद्वितीय हल है, ठीक है, अद्वितीय हल है या फिर कोई हल नहीं है अथवा अपरिमित रूप से अनेक है। मतलब आपको तीनों पॉइंट चेक करनी है, ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा और फिर तीसरा। इसमें आपको चेक करना है अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय मतलब यूनिक यानी केवल एक ही उत्तर होगा, दूसरे में समांतर और तीसरे में संपाती, ठीक है। तो इन तीनों में चेक करना है। तो अब हम एक तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें आपको कुल 3 क्वेश्चन मिले हैं, ए बी और सी। तो हम पहले ए को सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं, आप दोनों को सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो मैं कराऊंगा, ठीक है। आगे देखिए, सबसे पहले हम पहला सॉल्व करेंगे 5x प्लस 2y इक्वल टू 16, और दूसरा समीकरण है 7x 4y इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लिखेंगे कि मतलब है माना हमारा, या फिर कह सकते हैं मानक समीकरण, मानक समीकरण से तुलना करने पर, ठीक है। तो मानक समीकरण मैंने ऊपर ही बताया क्या होता है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे दो मानक समीकरण हैं। अब इनकी तुलना जो है हम ऊपर वाले समीकरण से करते हैं, देखिए। अब करेंगे तो यहाँ से देखिए a1, एक सेकेंड, देखिए a1 बराबर क्या आ जाएगा, a1 बराबर 5 और b1 बराबर क्या आ जाएगा 2, और अगर c1 बराबर लेंगे c1 बराबर 16, ठीक है। अब उसी तरह से इधर देखेंगे, a2 बराबर क्या आ जाएगा 7, b2 बराबर क्या आ जाएगा -4 और c2 बराबर क्या आ जाएगा 2, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर आप इसको पक्षांतर कर देंगे तब भी यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ, देखिए जब आप ये समीकरण अगर समझिए, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ मैंने डायरेक्ट 16 कैसे लिख दिया। देखिए अगर आप इसको लिखेंगे 5x प्लस 2y और -16, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये वाला लिखेंगे तो 7x 4y और -2 इक्वल टू 0। देखिए c का मान अगर -16 लेंगे और c2 का मान -2 रखेंगे तो माइनस माइनस बाद में कट जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट रख दिया, ठीक है। आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं या फिर नहीं लगाएंगे तब भी सही है, ठीक है। यहाँ पर -2 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर -16, दोनों सही है, 16 भी और -16 भी, 2 भी -2 भी। लेकिन याद रहे अगर +16 ले रहे हैं तो यहाँ पर +2, यहाँ पर -16 ले रहे हैं तो -2, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इतना करने के बाद ए का मान हो गया, b1 का मान, c1 का सारा मान हो गया,
तो अब हम इससे जो है आगे सॉल्व करेंगे और कैसे देखते रहेंगे। देखिए हम A1/A2 और ऐसे करते हैं ना, B1/B2 या फिर C1/C2, ठीक है। हम इसी के हिसाब से मान रखेंगे। तो देखिए, तो रखते हैं। यहाँ पर है A1 = 5 और A2 = 7, तो 7। अब इक्वल टू करेंगे, ठीक है। B1 कितना है 2 और C1 कितना है -4। ओके, ये हो गया। और इक्वल टू 16 और 2। देखिए मैंने यहाँ कहा था अगर माइनस लगाएंगे तो ऊपर भी माइनस और यहाँ पर नीचे भी माइनस, तो दोनों लगा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट रखिए चाहे माइनस साथ में रखिए। तो अब इसको काटेंगे पहले। लेकिन देखिए अगर आप इतना पहले सॉल्व कर देते हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर नहीं करते हैं तो भाई आपको पीछे जो है सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहले, अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो इसका हमें कोई काम नहीं, तो इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 5/7 है और यहाँ पर 2/-4 है। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 और बाई 7 नॉट इक्वल टू 1/-2, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -4 है, तो 2 से 4 कट जाएगा, तो 1/-2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन ये आ गया है मान, उसमें 5/7 नॉट इक्वल टू 1/-2 है, ठीक है। इसका मतलब जब ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, देखिए इसमें जो है ये A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। B1/B2, ये जो है ये वाला फार्मूला, मतलब ये वाला स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें क्या था कि आपको मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा, अगर ये वाला स्टेप फॉलो करेगा तो इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल। तो अब हम इसमें भी वही करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा जो निकाय का हल आया है वो क्या निकला है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि हमारा हल जो है वह अद्वितीय हल है, ठीक है, अद्वितीय हल है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हमारा अद्वितीय हल है। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया है। देखिए ये पहला हमने सॉल्व कर लिया, ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला। तो इसमें से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ कि जांच हमें करना है कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब आपको इन तीनों समीकरण को सॉल्व करके चेक करना है कि इसमें से कौन सा अद्वितीय हल है, कौन सा कोई हल नहीं है, कौन सा अनेक हल है। तो हमने जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसमें क्या हुआ है, इसमें अद्वितीय हल है, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो अब हम दूसरे पर बढ़ते हैं। देखिए ये जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से ये वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बाकी अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट पर देखते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है कि लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। इसमें हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण जो हमारा दिया है x-λy/2 और 3x+2y नॉट मतलब इक्वल टू -5, ठीक है। ये हमें समीकरण दिया। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या दिया है, समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है, ठीक है। पहले ही कंडीशन दे दी है। और अद्वितीय हल होने पर क्या होता है, मैं लिखता हूँ। देखिए अद्वितीय हल, अद्वितीय हल होने पर कंडीशन क्या होता है, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। निकल देखिए ये होता है हमारा अद्वितीय हल होने पर कंडीशन। तो इसमें से अब हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमारा समीकरण ये है। तो अगर हम मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे, तो अगर हम मानक समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो A1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा। देखिए A1 बराबर A1 बराबर 1 हो जाएगा, B1 बराबर -λ और C1 बराबर 2, ठीक है। और यहाँ से A2 बराबर, आप इसको लाइन बाई लाइन लिख लीजिएगा, और B2 बराबर 2 और C2 बराबर -5, ठीक है। ये होगी।
अब हम इन सारे मान को जो है रख देते हैं इसके हिसाब से, ठीक है। देखिए A1 बराबर हमारा 1 है और A2 बराबर 3, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू B1 कितना है माइनस लेमडा, और C1 कितना है, सॉरी बाई B1 की B2 कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए। तो अब भाई पक्षांतर करना तो आता ही होगा, तो लेमडा को हम माइनस लेमडा ऐसे रखते हैं और 2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, ये नॉट इक्वल टू बीच में रहेगा, तो 2/3 आ जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो लेमडा बराबर -2/3, ठीक है, ये आ गया है। तो इसका मतलब देखिए, अगर लेमडा बराबर -2/3 इक्वल टू नहीं आएगा, एक सेकेंड, ठीक है, अगर लेमडा बराबर -2/3 नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब इस मान को छोड़ के लेमडा का आप कोई भी मान रखेंगे, ठीक है, लेमडा का कोई भी मान रखेंगे जहां पर ये समीकरण संतुष्ट करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अब आगे देखते हैं। लेमडा का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की कंडीशन ये है, तो इसमें जो है हमने इतना सॉल्व किया तो लेमडा डज नॉट इक्वल टू इतना, तो लेमडा का एक ऐसा मान है, अगर हम इसको नहीं रखेंगे तो जो है हमारा समीकरण निकाय जो है अद्वितीय हल देगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो लेमडा का ये जो मान है वो हमारा ऐसा मान है कि जो मतलब ये मान लेमडा के लिए, हाँ, तो बच्चों क्या हो गया, लेमडा डज नॉट इक्वल टू -2/3 आ गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लिख देंगे पॉइंट कि किस कारण से ये हुआ है। तो देखिए यहाँ से आप लिखिए कि अतः अतः -2/3 के अतिरिक्त, ठीक है, -2/3 के अतिरिक्त, -2/3 के अतिरिक्त लेमडा के प्रत्येक वास्तविक मान, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक, वास्तविक, एक सेकंड, वास्तविक मान के लिए, वास्तविक मान के लिए दिए दिए हुए समीकरण निकाय, दिए हुए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, निकाय का एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। आप इस पॉइंट को लास्ट में लिख लीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो -2/3 के अतिरिक्त लैम्डा के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए दिए हुए समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा, मतलब इसको छोड़ के, क्योंकि ये डज नॉट इक्वल टू है, तो इसको छोड़ करके बाकी सभी मान जो है लैम्डा के लिए परफेक्ट होंगे, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3 तो मैंने काट दिया है, तो बाकी जो मैंने 2 क्वेश्चन पीछे दिए उसको सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए का मान निकालिए जिसके लिए निकाय 2x + ay = 1, 3x - 5y = 7 का पहला कंडीशन है ए का द्वितीय हल हो, दूसरा कोई भी हल ना हो, और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो इस क्वेश्चन को हम मतलब अच्छे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी भी है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करते हैं।
देखिए हम सबसे पहला पहला फॉर्म जो है चेक करेंगे, ठीक है, कि एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब हम समीकरण तो ऊपर लिखे ही गए, ये रहा। अब हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो a1 का मान है 2 और b1 का मान है 3, डज नॉट इक्वल टू b2 का मान है a और b2 सॉरी b1 का मान है a और b2 का मान है -5। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो देखिए इसको इधर कर देंगे। तो इसको जब इधर करेंगे तो a डज नॉट इक्वल टू -10/3, ठीक है, -10/3। तो a का मान जो है -10/3 के लिए जो है ये अद्वितीय हल नहीं होगा, बाकी सभी के लिए होगा। देख रहे हैं a का डज नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब है कि अतः, आप लिख लीजिएगा, अतः -10/3, ठीक है, के अतिरिक्त, -10/3 के अतिरिक्त ए के प्रत्येक, जो मैंने ऊपर लिखा है वही आपको सेम टू सेम जो है लिखना है, ठीक है, वास्तविक मान के लिए दिए हुए समीकरण निकाय, दिए हुए समीकरण निकाय का एक एक अद्वितीय हल हल होगा। अब दूसरे क्वेश्चन, दूसरे टाइप पर हम बढ़ते हैं। देखिए दूसरा टाइप है कोई भी हल ना हो, ठीक है, ये देखिए कोई भी हल ना हो, ये तो हमारा पहला है। तो अब दूसरा हम सॉल्व करेंगे, कोई भी हल, एक सेकंड मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अलग अलग साफ साफ दिखे, ठीक है। कोई भी हल ना हो, अगर कोई भी हल ना हो इसका कंडीशन क्या बनता है कि रेखा जो है समांतर होगी, ठीक है, ऐसे, यही तो बताया था मैंने पीछे, तो आप देख लीजिएगा। तो इसका कंडीशन ये होगी, यानी ये दोनों बराबर होंगे और ये बराबर नहीं होगा। ओके, तो इसमें देखिए अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं a1 a2 b1 b2 सारा मान यहाँ पर लिख देता हूँ फट से, ठीक है, एक सेकंड। आप अभी मैं बड़ा कर दूंगा, पहले लिख लेता हूँ। देखिए a1 का मान कितना है, a1 का मान है 2, b1 का मान है 3, सॉरी a, और c1 का मान है 1, और यहाँ से a2 का मान है 3, b2 का मान है -5, c2 का मान है 7। तो अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए राइटिंग थोड़ी कम ठीक है, बाकी समझ में आ ही रहा है। तो आगे देखिए, कोई भी हल ना हो इसका कंडीशन हम देखते हैं। 2/3 इक्वल टू a/-5 डज नॉट इक्वल टू, ठीक है, 1/7। तो ये कंडीशन हो गई। ओके, अब देखिए, अब इसमें से अगर हम ध्यान से समझें इसको, तो क्या होगा कि देखिए एक बार हम इसको यहाँ से ले लेंगे, फिर दोबारा हम इसको यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि क्या है बच्चों कि हम a का मान ऐसा निकालेंगे ताकि इसमें ये कंडीशन फॉलो करे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लेते हैं। तो देखिए 2/3 इक्वल टू a/5, यानी a/5, ठीक है, -5, और यहाँ पर है, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इक्वल टू -10/3, ए का मान यहाँ से ये आ गया, और दोबारा लेंगे तो a-5 डज नॉट इक्वल टू 1/7। तो इसमें क्या होगा कि a डज नॉट इक्वल टू -5/7, ठीक है, ये दो हो गए। तो अब इसमें क्या होगा कि हम देखिए a का यहाँ पर इक्वल टू है और यहाँ पर a डज नॉट इक्वल टू, तो इसमें लिख लेंगे कि अतः, अतः यदि निकाय
यदि निकाय का कोई यदि निकाय का कोई हल ना हो तो आप इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है। यदि निकाय का कोई हल ना हो तो a इक्वल टू -10/3 होगा। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब देखिए, ये दो कंडीशन हो गई कि अगर निकाय का कोई हल नहीं होगा तो a इक्वल टू इतना आएगा, ओके। और इसके बाद तीसरा हमारा क्या दिया है, तीसरा है अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अब हम इसको जो है आगे देखते हैं। तो भाई आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं फिर से पेन को चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से ए का मान जो जो है हम उसको वहाँ पर नीचे रख लेंगे, ठीक है। एक सेकंड। यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, तो मैं क्या एक काम करता हूँ, इसके साइड में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ कर देते हैं और आप उसको तो देख ही लिए हैं दोनों को, तो मैं तीसरा यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि नीचे जगह कम पड़ रही है, पेज छोटा है। तो हम तीसरा यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिएगा अभी, ठीक है। नंबर थर्ड है, और बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। हो गया, ओ सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो देखिए, हम्म हम तीसरा सॉल्व करेंगे। तीसरे में क्या होगा कि अपरिमित रूप से अनेक अपरिमित अपरिमित रूप से अनेक अनेक हल हो तो कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब मान हम फटाफट सारा रख देते हैं। देखिए, a1 का मान 2, b1 का मान 3, सॉरी a1 a2 हो गया, b1 का मान a और b2 का मान -5। यहाँ से c1 का मान 1, c2 का 7। अब देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेकर सॉल्व करेंगे, फिर एक बार इसको लेकर, तो बारी बारी से हम रख कर सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 2/3 इक्वल टू a/-5। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, -10/3, ओके। और जब दोबारा लेंगे तो a-5 इक्वल टू 1/7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर -5/7, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हो गई। अब इसमें आपको नीचे क्या लिखना है वो भी देख लीजिए। देखिए, लिख देना है कि इसलिए, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या है कि आप देख रहे हैं ए का मान 2 आया है, ये भी आया है, ये भी। चूंकि यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूंकि इसको हम चूंकि कहते हैं, ठीक है। चूंकि -10/3 डज नॉट इक्वल टू -5/7, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी ए का मान अलग अलग आया, ठीक है। अब आगे लिखिएगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ। हम्म तो लिखिएगा, इसलिए ए का इसलिए ए का कोई भी ऐसा ए का कोई भी ऐसा मान ए का कोई भी ऐसा मान नहीं है, ठीक है। ए का कोई भी ऐसा मान नहीं है, ए का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए, ये जिसके लिए, ठीक है, लिए जिसके लिए के निकाय के अपरिमित रूप अपरिमित रूप से अनेक हल हों, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तीनों कंडीशन कंप्लीट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब एक बार मैं इसको छोटा करके आपको एक बार में सारा दिखा देता हूँ, ठीक है।
ये देखिए अब भी कम पड़ रहा है, ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है, लेकिन आई होप दिख रहा होगा। ये ऊपर नहीं लिखा मैंने ना, इसलिए तो आप देख लीजिएगा, मैंने बारी बारी सारा क्वेश्चन समझा दिया है। एक सेकंड, ये काम ही नहीं कर रहा है। देखिए सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया है, फिर दूसरा वाला सॉल्व किया है इधर, ये देखिए, फिर तीसरा वाला यहाँ पर है, एक सेकंड। तीसरा वाला ये यहाँ से ऐसे ऐसे पूरा यहाँ तक सॉल्व है, ठीक है। आप इसको मतलब एक एक क्वेश्चन करके देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो मतलब भूल जाएंगे कैसे कैसे सॉल्व है। तो ये हो गया हमारा इतना। अगला है हमारा, देखते हैं और क्वेश्चन है कि नहीं। नहीं, तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। तो आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और अब ठीक है, अब जो है आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे हर मतलब डेली डेली। और ये क्लास 10th का है, तो बाकी अब मैं जो है 11th 12th 9th हो सकेगा तो मैं चारों जो है क्लास की मैथ की क्वेश्चन जो है और साइंस के भी जो है हो सकेगा नोट्स आपको प्रोवाइड जरूर करूँगा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। बाकी क्वेश्चन अभी मैंने साफ साफ कम लिखा है, बाकी धीरे धीरे साफ होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी जो है ये नए नए सेटअप है तो कम ठीक लग रहा है, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। एक सेकंड। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो मैंने सॉल्व किया था, ठीक है, ये समझ में आया ही होगा। और इसके बाद ये पहला क्वेश्चन था, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। और हाँ, ये दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है आपके लिए, ठीक है, ये दोनों, इसको आप सॉल्व कीजिए बेहतरीन तरीके से, ये दोनों, ये और ये, ठीक है, ये यहाँ से ये। हम्म तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए और देखते हैं। और ये है हमारा, इसको हाँ इसको ध्यान से लिख लीजिएगा और अच्छे से पढ़ कर याद कर लीजिएगा, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पेज मैंने लगाया है ये वाला, इसको अच्छे से पढ़ के ध्यान से याद कर लीजिएगा, ओके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, टेक केयर। और भाई अच्छे से पढ़ाई करते रहो।